नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2023 यानी कि जो परीक्षा आपकी 20 अगस्त को होने वाली है, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग टॉपिक के माध्यम से देखेंगे आपके ईवीएस में जितने भी टॉपिक हैं, जिसमें कि आप देखेंगे परिवार नाम का टॉपिक है, जल, भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये सभी टॉपिक आपके जो है ईवीएस में आते हैं। आवास है, तो इन सभी टॉपिक से जो प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। पेड़ पौधे और जंतु, इस प्रकार से जो अलग अलग टॉपिक हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला प्रश्न जो कि आपके समक्ष है, देखेंगे परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन क्या सही है, आपको ये बताना है। तो देखिए, परिवार की जो परिभाषा है अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा अलग अलग दी गई है। केवल माता पिता और बच्चे हैं उसी को परिवार नहीं कहा जा सकता है। परिवार मतलब दादा दादी भी उसमें हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, ताऊ ताया भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग समाज शास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी है। तो ये जो कथन है वो सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्रारंभ होता है। आप सभी पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से ही कि समाजीकरण का जो पहला पाठ होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है, परिवार से। और अगर पूछेंगे पहली माता कौन होती, सॉरी, जो पहली शिक्षिका कौन होती है बच्चे की, तो वो उसकी माँ जो है पहली शिक्षिका होती है। इसके बाद देखेंगे तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण है। प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है, तो शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से जो सीखना होता है वो आपका प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। एकल परिवार से तात्पर्य है, एकल परिवार से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो एकल परिवार का तात्पर्य यहाँ पर होता है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होते हैं, वो एकल परिवार होता है। परिवार अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है, लेकिन आप सभी को पता है एक एकल परिवार होता है, एक संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त जिसमें कि दादा दादी, चाचा चाची, ताया ताई सभी लोग होते हैं, सबके बच्चे होते हैं। एकल परिवार यानी कि केवल एक फैमिली, माता पिता और उनके बच्चे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये कथन आपका जो है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो ये जो अधिनियम है वो पारित किया गया 2006 में। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है, आपको बताना है। तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये जो है आपकी परिवार की विशेषता नहीं है। परिवार की विशेषता क्या है कि वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, ये जो है आपका विशेषता के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा है, तो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये जो है विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 8 नहीं, ये आपका अलग टॉपिक स्टार्ट हो गया। टॉपिक का नाम है जल, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये अलग टॉपिक है। पृथ्वी पर कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन है, इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है। तो इटाई रोग जो है वो कैडमियम के घुलने से होता है। ठीक है, इटाई रोग जो है कैडमियम के घुलने से होता है। जबकि आप देखेंगे पारा यानी कि मरकरी के पानी में घुलने से क्या होता है, मिनामाता नामक रोग होता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जल से संबंधित है। आपको बताना है कि इसमें जल से संबंधित कौन सा रोग है। तो जल से संबंधित अगर बात करें तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हैजा, डायरिया और पीलिया। हैजा, पीलिया और डायरिया, ये तीनों जो हैं आपके वो जल से संबंधित रोग हैं। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है 4 नंबर का, जल की आर्द्रता को किसके द्वारा नापा जाता है। तो जल की जो आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, निम्नलिखित में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा,
सी और डी जो है जल में घुलनशील है, विटामिन सी और डी ये जल में घुलनशील है। वसा की बात करें तो ए, डी, ई, के ये आपका वसा में घुलनशील है और सी, डी जल में घुलनशील है। 2 ठो जल में घुलनशील है, 4 विटामिन यहाँ पर आप देखेंगे जो कि वसा में घुलनशील है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? तो जेट्रोफा जो है वो बायोडीजल की फसल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? तो इसमें अगर देखा जाए तो भोजन जो है वो थीम के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसमें अगर देखेंगे आप लौह तत्वों की बात हो रही है, आंवला, गुड़, पालक में लौह तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 9वें नंबर का प्रश्न है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो यहाँ पर अगर खाद्य संरक्षण की बात करें तो आलू से चिप्स बनाकर आप उसको लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं, सेब से जैम बनाकर भी रख सकते हैं, कच्चे आम से अचार बनाकर, लेकिन दूध से पनीर बनाकर आप उसको लंबे समय तक संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आपको उसमें पहचान करना है कि किसके अंदर जो है बीज होते हैं। तो यहाँ पर टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा के अंदर बीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है, तो कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो आप देखेंगे अगर अचार का जो है अचार और पापड़ बनाया जाता है तो उसको आप संरक्षित कर सकते हैं आम को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट अगला प्रश्न इसी टॉपिक से लिया गया है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिनमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो खाना पकाने का कौन सा तरीका इसमें है आपको बताना है, सेक कर, तल कर, भून कर। ये जो है वो आपका खाना पकाने का तरीका है, जिसमें देखेंगे भिगो कर, बेल कर, ये सब गूँथ कर, ये खाना पकाने के तरीके के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो सेक कर, तल कर, भून कर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? कक्षा 3 का विद्यार्थी है, भोजन का पाठ पढ़ाया जा रहा है जिसमें कि सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता पर विशेष बल देना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपको यहाँ पर इसके लिए बताना है। तो विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यह आपका सबसे बेस्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? यानी कि ये जो लिंग हु फेन नामक भोज्य पदार्थ है ये कहाँ के लिए है? तो आपको बताना है कि ये आपका हांगकांग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सांप से बना होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? इसमें आपको बताना है कि सबसे अच्छा कौन सा तरीका है। तो सब्जी को काटने से पहले धोना जो होता है वो सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। पहले उसको अच्छे से धो लेंगे उसके बाद काटेंगे। ठीक है, अच्छे से धोना उसके बाद काटना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब्जी को अच्छी तरह धोना फिर काटना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। तो क्या इसमें राइट हो जाएगा? आपको बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा आपका, जिसमें आप देखेंगे ए है उसे कटोरी में रखती है, कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी होता है। बी देखेंगे उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। सी क्या है?
सी है उसे धूप में खुला फैला देती है, और डी है उसे छोटे छोटे टुकड़े में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? बी यानी कि हरा धनिया, ये आपका दिया है ना बी, ये हरे हरे धनिया के लिए कौन सा यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आपका एक गीले कपड़े में लपेट देना, ये बेस्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी होती है? तो देखिए, एक लड़की है जो कि समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, तो उसको क्या होगा? उसको मोटापा होगा। और एक है लौह तत्व की कमी है, तो यहाँ पर एनीमिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। क्यों किए जा सकते हैं? तो कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं? तो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। विटामिन का क्या क्या होता है रोगों से? यहाँ पर देखेंगे अलग अलग, जैसे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से, सी की कमी से, डी की कमी से, आप सभी को पता है। तो ये जो विटामिन का कार्य होता है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए इसकी आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो किस चीज़ से भरपूर होने चाहिए? तो ये आपका प्रोटीन से भरपूर होना चाहिए। मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता है तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला टॉपिक जो है आपका आवास नामक टॉपिक से अगला प्रश्न जो है वो लिया गया है। ठीक है, प्रश्न क्या है? प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। मनाली है राजस्थान, असम, लद्दाख। किस प्रकार के आवास जो हैं इन अलग अलग क्षेत्रों में, इन अलग अलग राज्यों में कैसे आवास बनाए जाते हैं आपको बताना है और उसी से यहाँ पर मिलान करना है। तो अगर यहाँ पर मनाली की बात करें तो मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले जो घर होते हैं वो बनाए जाते हैं, यानी कि इसको एक को दूसरे से मिला देंगे। राजस्थान की बात करें तो मिट्टी के घर होते हैं। ठीक है, मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती हैं कटेली झाड़ियों से बनी होती हैं। असम की अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो असम में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। बांस के खंभों पर बने होते हैं, ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख की अगर बात करें यहाँ पर, तो लद्दाख में जो होता है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो ये होता है फाख्ता नामक पक्षी जो कि कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता? तो देखिए यहाँ पर बर्र है, ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक, मकड़ी। कौन सा इसमें है जो कि एक बस्ती में नहीं रहता है, यानी कि एक साथ झुंड में नहीं रहता है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये मकड़ी अलग कर देते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। क्या लक्षण है? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकानों की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं। तो ये किस स्थान के मकान हो गए, किस राज्य के? तो ये आपके होते हैं असम के। असम के घर जो है इस प्रकार के बनाए जाते हैं। आप यहाँ पर भी देखेंगे जो आपका आवास नामक टॉपिक से पहला प्रश्न था उसमें भी असम के घर की विशेषता दी गई थी, जिसमें कि आपको बताया गया था बांस के खंभे पर ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। आपने इसको ऑप्शन नंबर सी को मिलाया था पहले वाले से, तो यही असम की भी विशेषता थी और यहाँ पर भी देखेंगे असम की ही विशेषता पूछ रहा है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न क्या है, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। क्या विशिष्टताएं हैं? निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें
पत्थर के खंभे पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं जो हैं लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो लेह और लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका निचली मंजिला में कोई खिड़की नहीं, ये विशेषता है। उसके बाद डी देखेंगे, डी में क्या है, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये भी लेह लद्दाख की विशेषता है घर की। और लकड़ी के फर्श, यानी कि ए, डी और ई, ए, डी, ई किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। इसका अध्ययन करना है और अध्ययन करने के बाद आपसे प्रश्न पूछेगा, क्या है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। कौवे के घोंसले में अंडे देता है, बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडे को भी सेता है। तो कौन सा पक्षी है, आपको बताना है कि ये जो बताया जा रहा है कथन जो आपको, ये किस पक्षी की विशेषता है। कौवा अपना घोंसला बनाता है, कौवे के घोंसले में जाकर ये पक्षी अंडा देता है, और कौवा जो होता है अपना बच्चा समझकर, अपना अंडा समझकर उसको सेता है। तो ये विशेषता होती है कोयल की, ठीक है, किसकी होती है, कोयल की। तो आप यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है। क्यों बर्फ से निर्माण करते हैं, तो बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो ये जो विशेषता है वो असम के घर की बताई जा रही है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे असम से संबंधित 3 प्रश्नों को आपने देखा। असम घर की विशेषता में आप देखेंगे 3 प्रश्नों को आपने देखा, तो आपको याद हो गया होगा कि जो असम में घर बनाए जाते हैं वो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। ऊंचाई पर क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। और ऊंचाई की बात करें 3 से 3.5 मीटर ऊँचे, यानी कि 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये घर बनाए जाते हैं, जिन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। तो कौवा जो होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है, कौवा जो होता है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, क्यों लीपा जाता है, तो कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है, जिसमें देखेंगे सीमेंट है, पत्थर है, लोहा और स्कूटर। तो आप देखेंगे लोहा, सीमेंट, पत्थर काम में आता है, स्कूटर नहीं, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला देखेंगे, बंदर, शेर, चूहे के घर क्रमशः हैं। बंदर, शेर और चूहे के घर आपसे पूछ रहा है क्रमशः में क्या क्या होगा, तो बंदर का पेड़ हो गया, शेर का गुफा, चूहे का बिल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है। तो कोयल जो है, आपने देखा पिछले प्रश्न में कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि घोंसला नहीं बनाता है, किसी अन्य पक्षी के घोंसले में अंडा देता है, तो ये कोयल होती है, अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवे के घोंसले में अंडा देती है। कौवा जो होता है एक ऐसा पक्षी है जो कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका टॉपिक महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आने ही आने हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर का है, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ियों की दीवारों, फर्श को लीपने के लिए किया जाता है। ये वही वाला प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, यानी कि कीट दूर रहे इसके लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका, ये आपके अलग टॉपिक से लिया गया है, पेड़ पौधे एवं जंतु नाम का जो टॉपिक है उससे ये प्रश्न लिया गया है। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। देखिए ये आपकी रिवीजन क्लास है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा है, बस आपको यहाँ पर राइट आंसर देखते हुए चलना है। ज़्यादा व्याख्या करने से आपका टाइम ही बर्बाद होगा, तो बस आप राइट आंसर देखते हुए चलिएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितने प्रश्न आपके
गलत हो रहे हैं, सही नहीं देखना है आपको, क्योंकि उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही ही करेंगे। तो आपको देखना है कि कितने प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं और किस टॉपिक के गलत हो रहे हैं। जिस टॉपिक के प्रश्न गलत हो रहे हैं उसको एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 गुना अधिक दृष्टि की अगर बात करें तो ये होती है चील, गरुड़ और गिद्ध की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है घटपड़ी पौधे के बारे में पूछा है। निपेंथिस नामक जो पौधा होता है उसकी विशेषता, तो ये मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खा जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। भालू जैसा दिखता है केवल, भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो कौन सा ये जीव है? तो ये एक जीव है जिसका नाम है स्लॉथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है। आपको याद रखना है कि हो सकता है केवल यही पूछ दे कि एक ऐसा पक्षी जो भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं है, बस इतना ही विशेषता पूछ देगा। तो आपको बताना होगा कि ये स्लॉथ होता है, जो कि दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाता है और ये पूरी तरह से शाकाहारी होता है, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये स्लॉथ जो जंतु है ये पूरी तरह से शाकाहारी होता है, ठीक है, शाकाहारी होता है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जंतु शाकाहारी होता है, उसमें कई जंतुओं के नाम दे देगा, तो आपको बताना है स्लॉथ। हो सकता है ऑप्शन में स्लॉथ भी दिया गया हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो ये होता है गिद्ध। गिद्ध की जो सुनने की ध्वनि होती है वो इतनी तेज होती है, इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो हवा से पत्ते हिल रहे हैं या फिर कोई जानवर आ रहा है वो समझ जाएगा। इतनी उसकी सुनने की शक्ति जो होती है वो तेज होती है, ठीक है। तो गिद्ध यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। तो ये आपका होता है चूहा, ठीक है, चूहा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो इसमें अगर देखा जाए तो इन चारों में, चारों जो जीव दिए गए हैं जीव के नाम, इसमें कौन सी विशेषता है? तो ऑप्शन को पढ़ेंगे सबसे राइट आंसर हो जाएगा कि ये अंडे देते हैं, अंडे देने वाले हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है इन पौधों में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इनके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता होगा सरसों, सरसों जो है इसके बीज से तेल प्राप्त किया जाता है और इनकी पत्तियों से सब्जी बनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद औषधि गुण वाले जो पौधे हैं आप देख सकते हैं, जिसमें सर्पगंधा है, जामुन है, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार, ये सभी औषधि गुण वाले हैं। किन किन बीमारियों में इनका प्रयोग किया जाता है वो भी आगे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कचनार, तुलसी, नीम, बबूल, अर्जुन, जामुन, सर्पगंधा, ये सभी हैं इसमें। आगे देखेंगे इसी टॉपिक से ये भी प्रश्न है, किस टॉपिक से, जो आप टॉपिक कर रहे हैं पेड़ पौधे एवं जंतु से, जिसमें देखेंगे प्रश्न क्या है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो ये आपका होता है उल्लू। उल्लू जो है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाती है, तो वहाँ पर आप डालेंगे मैना। मैना वाला प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है। तो कभी कभी होता है कि आप केवल उल्लू के बारे में पढ़े हैं और आपने प्रश्न को ज़्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं, बस ऐसे ही आपने आंसर दे दिया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर देगा कि काफ़ी हद तक घुमा सकता है यानी कि ज़्यादा घुमा सकता है तो वो आपका उल्लू होगा। लेकिन यहीं पर अगर दिया जाता है कि झटके से घुमाती है तो आपकी मैना हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हाथियों के विषय में दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? हाथियों के विषय में आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हाथियों के बारे में जो दिया गया है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपसे पूछा है। खेजड़ी वृक्ष की विशेषता, खेजड़ी वृक्ष के बारे में आप अगर पढ़े होंगे तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर दे पाएंगे। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये वृक्ष जो है वो मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है।
मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ यहाँ की जो ये विशेषता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है और यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग जो है पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो ये देखिए, ये खेजड़ी की विशेषता नहीं है, ये जो है राष्ट्रीय ओक की विशेषता है, सॉरी रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। ये जो चौथा है आपका, ये रेगिस्तानी ओक की विशेषता है। एक वृक्ष होता है रेगिस्तानी ओक जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, उसकी ये विशेषता दी गई है। खेजड़ी की विशेषता ये हो गया आपका पहला, यानी कि यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यानी कि ए पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनना है आपको। इसमें हाथी के बारे में दिया गया है और आपको हाथी के बारे में बताना है कि कौन सा इसमें कथन सही होगा। तो हाथी की विशेषता अगर आपको पता होगी तो आप देख पाएंगे कि हाथी जो है गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो पहला आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम हो जाता है। तो आप ये भी आपका सही है। पिछले प्रश्न में आपने देखा केवल यही ऑप्शन में दिया गया था। आगे देखेंगे, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। रेगिस्तानी ओक से दिया गया है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है, मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखेंगे आप रेगिस्तानी ओक के बारे में। इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यानी कि सी हो जाएगा। और इसके साथ ही इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। ये जो है रेगिस्तानी ओक की विशेषता, यानी कि ए, सी और डी। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो कि आपके सामने है। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं, कौन सा रंग होता है? तो वो होता है काला और सफ़ेद रंग। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कौन सा कथन इसमें सही है आपको बताना है। तो जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे जानवर जो है बच्चे देते हैं, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। ये भी सही है, यानी कि ए और बी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं। प्रश्न रिपीट हो गया है। आगे देखेंगे, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनना है। आपको बताना है कि हाथियों के झुंड के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और उनके 14-15 वर्ष के बच्चे ही होते हैं। ठीक है, ये आपका सही हो गया। 14-15 वर्ष के बच्चे होते हैं और उसमें हथिनियाँ होती हैं हाथियों के झुंड में। और झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ए और सी जो है दोनों सही है। तो हाथियों के संबंध में आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इससे भी प्रश्न बनते हैं और कई बार प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से जो जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों में मिलता है? पेड़ पौधे और जीव जंतु में क्या चीज़ें हैं जो कि समान रूप से होती हैं? तो वृद्धि और प्रजनन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट देखेंगे, प्रश्न आपका है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आप सभी को पता है भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? बाघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा अलग अलग टॉपिक के माध्यम से। अभी भी इसमें टॉपिक बचे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वो टॉपिक भी आपको बताए जाएंगे। उसमें भी जो प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है पूछे गए थे उससे भी आपको एक वीडियो, सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, जिसमें कि हमारा परिवेश नामक टॉपिक हो गया, मेला नामक टॉपिक है, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति और व्यवसाय हो गया, इससे भी आपके प्रश्न एक आध दो पूछे हुए हैं, यातायात और संचार नामक टॉपिक हो गया, खेल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं खेल से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो इसका भी एक जो टॉपिक बचे हुए हैं
चूँकि जो आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको कवर करा लिया गया है। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें।